नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू ऐस में। हम गुप्त साम्राज्य देख रहे थे। गुप्त साम्राज्य का मैंने एक खाका भेजा था आप लोगों को 2 वीडियो में कि कहाँ पे शासन करते थे, कैसे कैसे आए गुप्त शासक। तो आज मैं सिर्फ आपको गुप्त राजाओं के बारे में बताऊंगा, शासकों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, उनसे संबंधित। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए टॉपिक क्या आपके सामने, गुप्त राजा या शासक। सबसे पहले लाइन से सीक्वेंस से एक सजाना है हमको, जो एग्जाम में देता है क्रम वाइज। तो फर्स्ट नंबर पे करेंगे आप श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। सेकेंड नंबर पे फिर इसका उत्तराधिकारी बेटा घटोत्कच। थर्ड नंबर पे करेंगे लाइन से सीक्वेंस से है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। फोर्थ नंबर पे समुद्रगुप्त। फिफ्थ नंबर पे समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यह सीधा नाम याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ब्रैकेट में विक्रमादित्य। सिक्स नंबर पे कुमारगुप्त। सेवन नंबर पे स्कंदगुप्त। और अंत में जो बोलेंगे, अंतिम जो गुप्त शासक है, लास्ट में गुप्त शासक का नाम सीधा डालेंगे विष्णुगुप्त। एक बार आप फिर से देखिए राजाओं का एक सीक्वेंस, कौन कौन से राजा हैं। श्रीगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। इसके बाद घटोत्कच, जो श्रीगुप्त हैं इनके उत्तराधिकारी हैं, पुत्र हैं। इनका पुनः उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जस्ट इनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त, फिर है स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। और बाकी जो इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद राजा है उनका भी कोई सीक्वेंस का क्रम नहीं है। और साथ ही साथ में बहुत ही कम जानकारी होने के कारण इतिहास में उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो चुका था। तो पतन की ओर जब भी सम्राट जाता है या शासक जाते हैं तो उतना वैल्यूबल नहीं रहते हैं। हाँ, उनके साथ टाइम में कोई घटना घटित होती है तो इंपॉर्टेंट होते हैं। और अंतिम जरूर याद करिए विष्णुगुप्त था। कुल मिला के गुप्त साम्राज्य कितने साल तक भारत में रहा, 230 वर्षों तक। तो स्टार्ट कहां से हुआ, श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया बागडोर 240 ईस्वी से, और 230 वर्ष तक ऑलमोस्ट शासन हुआ गुप्तों का। गुप्तों ने उत्तर भारत में शासन किया। मैंने आपको पहले ही बताया, जो गुप्त पीरियड थे इनके समकालीन शासक दक्षिण में वाक्टक थे। जो उत्तर था, उत्तर भारत, इसे आर्वत बोला जाता था। दक्षिण भारत दक्षिणावर्त था। उत्तरावर्त अर्थात उत्तर भारत में गुप्त राजाओं का शासन हुआ करता था और दक्षिण वाक्टक हुआ करता था। गुप्तों ने शासन कितने वर्ष किया, बोलेंगे 230 साल तक इन्होंने भारत में शासन किया। शासन की स्टार्ट हो का जो समय पीरियड है, वागडोर 240 ईस्वी में स्थापना हो चुका था। लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये जो 5 शासक हैं ओनली, यही इंपॉर्टेंट है। 5 शासक, तो 5 शासक बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल एक बार थोड़ा देख लेते हैं श्रीगुप्त घटोत्कच का। एग्जाम में आपसे क्या करेगा, पहले स्कंदगुप्त कर देगा, उसके बाद कुमारगुप्त कर देगा, या समुद्रगुप्त पहले करेगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो एक सीक्वेंस क्रम से पूछता है कभी कभी। देखिए उत्तर भारत में
ये हमारा उत्तर भारत था, राजस्थान तक। विंध्याचल पर्वत अलग कर देता था वाकटक को, तो नीचे में माउंटेन ये है। ये वाला इलाका है कौशाम्बी। कौशाम्बी मतलब इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में नींव रख दिया था श्रीगुप्त ने, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और जैसा कि जानते हैं जो गुप्त शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे और किसी विशेष क्षेत्र पे शासन करते थे। क्षेत्र क्या है, तो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी वाला क्षेत्र था, ओनली यहीं तक क्षेत्र था। तो इसके आगे में क्या है, ये अवध वाला इलाका है, अर्थात इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है पश्चिम की ओर अवध, और इस साइड में कौन सा इलाका है, तो बोलेंगे आप मगध। ध्यान से देखना आपको, अवध और मगध के बीच वाला क्षेत्र है एक प्रयाग, अर्थात कौशाम्बी, इलाहाबाद, तीनों एक ही नाम है ऑलमोस्ट। तो श्रीगुप्त ने यहाँ पे नींव रख दी थी 240 ईस्वी में और शासन करता था। पुनः इसका उत्तराधिकारी आया घटोत्कच। महाभारत के घटोत्कच नहीं, ये भी आपको याद रखना है, ये गुप्त शासक है घटोत्कच और श्रीगुप्त का बेटा है। तो यहाँ पे शासन चलता था, लेकिन जैसे ही शासन इसके बाद घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम आया, तो चंद्रगुप्त प्रथम जैसे ही सत्ता में बैठा तो फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से जो प्राचीन राजवंश थे वैवाहिक संबंध के जरिए अपना विस्तार करते थे। इनकी फॉरेन पॉलिसी में जो विवाह संबंध था, इसके जरिए राज मजबूत होते थे, राजनीतिक क्षेत्राधिकार बढ़ते थे, सैन्य पावर बढ़ती थी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती थी। तो चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अवध और मगध इन दोनों पे शासन किया, अर्थात अब जो राज्य है वो प्रयाग कौशाम्बी से बढ़कर यूपी और बिहार वाले एक बेल्ट में आ चुका है चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल के अंडर में। क्या बोलेंगे, अब ये साम्राज्य हो गया किसका, तो चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम जैसे ही गद्दी बैठा 320 ईस्वी में, आपको याद रखना है, गुप्त संवत की शुरुआत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्ट में। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, किस शासक ने की थी गुप्त वंश में, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 320 ईस्वी में। क्यों किया था, तो बोलेंगे जैसे ही राजा सत्ता में बैठते थे तो अपने राज्यरोहण, अर्थात जब भी इनकी ताजपोशी होती थी, राजा बैठता था, उस समय कुछ विशेष काम करते थे। इसमें से इन्होंने जो संवत है उसका प्रारंभ किया था गुप्त संवत। इसी तरीके से जो कनिष्क थे, इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी राजा बनते हुए। तो दो संवत विशेष रूप से, एक शक संवत है और एक गुप्त संवत है, और 320 ईस्वी का पीरियड है। राजा बने, इसके बाद इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की, तो गोल्ड कॉइन भी जारी किया अपने राजाभिषेक के उपलक्ष्य में। पुनः जो चंद्रगुप्त है, इसने मगध तक विस्तार कैसे किया, तो बोलेंगे वैवाहिक संबंध के माध्यम से। कौन सा वैवाहिक संबंध, किस राजवंश में, बोलेंगे लिच्छवी राजवंश। लिच्छवी राजवंश में एक राजकुमारी थी कुमार देवी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लिच्छवी राजवंश कहाँ पे था, तो उत्तरी भारत, गंगा के उत्तर में लिच्छवियों का सेंटर हमेशा से प्राचीन भारत में वैशाली रहा है। वैशाली के लिच्छवी राजवंश हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं। तो लिच्छवी राजवंश में एक राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने, और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, तो विस्तार मगध तक हुआ, पुनः अवध तक के इलाके को इसने अपने अंडर में करके और एक साम्राज्य स्थापित कर दिया। और जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम सत्ता में आया था, तो इसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की, बोलना आपको महाराजा अधिराज। देखिए, पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो कुछ फैक्ट भी नोट करना होगा आपको। अब कहानी तो पूरा डिटेल से एग्जाम में नहीं पूछेगा, फैक्ट ही पूछेगा, और आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट ही रखना है इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट शासक हो गया चंद्रगुप्त प्रथम,
320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजवंश की जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया और कुमार देवी नामक सिक्के भी जारी किए थे। अर्थात जो इनकी पत्नी थी कुमार देवी, इनके नाम पे सिक्के भी जारी किए, कुमार देवी सिक्के। और पहला शासक है जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। लेकिन अगर पूछता है चंद्रगुप्त का राजवंश जो साम्राज्य था कहाँ तक था, पूरा उत्तर भारत तो नहीं, पूरा उत्तर भारत में शासन साम्राज्य नहीं था, नहीं राजवंश था। ओनली बोलेंगे अवध और मगध वाले इलाके में इनका शासन था। नेक्स्ट में आते हैं चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जिसने राज्य का विस्तार पूरा उत्तर भारत में किया। समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक बार पहले तो यहां तक था। अब उत्तराधिकारी आ रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का। क्या नाम बताया मैंने आपको? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। पहला लाइन फैक्ट में। अब नेपोलियन को कौन है? नेपोलियन फ्रांस का था, एक महान योद्धा, सैनिक शासक, राजा। तो फ्रांस का राजा भी था, सैन्य गुण से संपन्न था। फ्रांस में क्रांति का जन्मदाता ही माना जाता है ये नेपोलियन। इसने लगभग ऑलमोस्ट यूरोप को जीता था। ठीक इसी तरीके का गुण समुद्रगुप्त में था। अतः समुद्रगुप्त में सेम गुण थे नेपोलियन के। इसने मगध, अवध से लेके सौराष्ट्र, काठियावाड़ और उत्तर भारत तक विस्तार किया गुप्त साम्राज्य का। दक्षिण भारत पे भी अटैक किया। बंगाल की खाड़ी से लेके अरब सागर तक के इलाके को इसने अपने अधिकार क्षेत्र में किया हुआ था। तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। देखिए यहाँ पे थोड़ा फैक्ट समझना होगा इसमें। समुद्रगुप्त ने राजाओं को हराया, कई सारे राज्यों का अपने अंडर किया। और जो कबीलाई प्रांत थे, उस समय कबीला होता था, तो कबीलाई प्रांतों को अपने अंडर किया, सीमावर्ती राज्यों को। अटैक कैसे हुए तो बोलेंगे उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत पूरा क्षेत्र इसने अटैक किए, बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण तक। तो उत्तर भारत को बोला जाता था आर्यवर्त। आर्यवर्त के 8 राजाओं को पराजित किया इसने। तो उस समय आर्यवर्त में जो महान महान राजा हुआ थे उनको ही पराजित किया। आर्यवर्त अर्थात उत्तर भारत को बोला जाता था। इसमें 8 राज्यों को पराजित किया, राजाओं को पराजित किया। ये दक्षिण भारत का एक मैप है छोटा सा। तो दक्षिण भारत तक अटैक हुआ। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। कहां तक अटैक हुआ? कांचीपुरम, पल्लव की राजधानी हुआ करती थी, कांचीपुरम तक इसका अटैक था। तो मगध का अटैक, क्योंकि फिर से राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का अटैक कहां तक हो रहा है? कांचीपुरम तक हो रहा है। उस समय दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे। दक्षिण भारत एक पहाड़ी इलाका है जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच वाला इलाका है। दक्कन का पूरा पठार, इसके साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूरा इलाका है। छोटे छोटे राज हुआ करते थे जो बेल कनेक्ट नहीं थे, संचार साधनों की कमी थी। जो संचार साधन की कमी थी, उत्तर भारत के जो भी शासक थे, इसमें समुद्रगुप्त ने अटैक किया और दक्षिण में कांचीपुरम तक अटैक किया। अटैक का कारण क्या था दक्षिण में? आप पहले समझिए कि दक्षिण में उस समय व्यापार होते थे इंटरनेशनल लेवल के। पहला कारण था व्यापार, इंटरनेशनल लेवल का व्यापार जो दक्षिण के राज्य हुआ करते थे वो करते थे और पैसा अर्जित करते थे, अर्थात इनकम थी इनकी। तो पैसा प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त का अटैक। पुनः धातु खनिज अयस्क, तो खनिज अयस्क अर्थात संसाधन प्राप्त करने के लिए। आप एक लाइन में बोलेंगे दक्षिण भारत पे क्यों अटैक किया समुद्रगुप्त ने? अपने अंडर नहीं किया था, ओनली
अटैक इसलिए किया था ताकि ये टैक्स दे और समर्पण करे, ये चीज माने कि पूरा का पूरा शासक जो है ये है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने संसाधन प्राप्त करने के लिए अटैक किया, विशेष रूप से पैसे वसूल करने के लिए अटैक किए थे। तो ये है दक्षिण भारत में बोलेंगे आप 12 राज्यों को पराजित किया, कांचीपुरम तक अटैक था। अगर कभी मैप में देगा कि किस शासक का मैप है अटैक में है, तो आप बोलेंगे सबसे पहला ऐसा इंडिया में हुआ है समुद्रगुप्त। देखिए मौर्य शासक जो था बिम्बसार और अशोक, इन्होंने भी दक्षिण भारत में अटैक किया, लेकिन अंतिम कहां तक गए थे, मैसूर में। लेकिन समुद्रगुप्त उससे भी आगे बढ़ के कर्नाटक छोड़ के तमिलनाडु तक में अटैक दिखाता है इसका पिता। पुनः आर्यभट्ट में कुछ महत्वपूर्ण शासक थे, जैसे नाग वंश एक अलग से वंश है जो गुप्तों के हमेशा से खतरा उत्पन्न करता था उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में एक तरफ तो गुप्त शासक हैं, इन्हीं के समकक्ष प्रतिद्वंदी नाग बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। नाग शासकों को भी बुरी तरीके से समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और अपने अंडर लाया था। पुनः मैंने आपको पहले बताया था वाक्टक, जो में दक्षिण में वाक्टक थे, ये दक्कन में वाक्टकों को पराजित किया। तो वाक्टक वंश को भी पराजित किया। पूर्ण उस समय हूण थे, हूणों को भी पराजित किया। कुछ फैक्ट पहले फिर से देख लीजिए समुद्रगुप्त के बारे में। नाग वंश इस इलाके में था, पश्चिम भारत में नाग वंश थे। नाग प्रतिद्वंदी थे, किसके प्रतिद्वंदी थे, बोलेंगे गुप्तों के प्रतिद्वंदी थे। नागों को पराजित किया। वाक्टक थे, वाक्टक को भी पराजित किया। क्यों पराजित किया गया, क्योंकि विस्तार चाहता था समुद्रगुप्त, सुरक्षित करना चाहता था, ट्रेड मार्ग गुप्त साम्राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। अगर दो प्रतिद्वंदी शासक रहे ए और बी, तो इसमें से कोई एक ही शक्तिशाली हो सकता था और वो था समुद्रगुप्त। अंत में वाक्टक नाग और हुणों को पराजित किया और इसके अपने अंडर लाया। पुनः बंगाल को जीता। यहाँ पे था ताम्रलिपि बंदरगाह। ताम्रलिपि से ट्रेड होता था इंटरनेशनल लेवल। ताम्रलिपि प्राचीन काल का ही सबसे प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिपि कहाँ पे, करंट में कोलकाता वाला क्षेत्र ताम्रलिपि है पश्चिम बंगाल में। यहाँ से आसियान कंट्री व्यापार होता था, अर्थात उस समय मलय थे, इंडो चाइना थे। अभी आप क्या देखते हैं, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे जो इंडोनेशिया के प्रांत हैं, इसके साथ ही मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सब के साथ ट्रेड कैसे होता था, ताम्रलिपि बंदरगाह के जरिए होता था। जहाजों से जाते थे आसियान कंट्री। तो ताम्रलिपि से आसियान कंट्री जाता था जहाज, व्यापार होते थे, लोग जाते थे। ताम्रलिपि था, इससे दक्षिण भारत जाया जाता था, पूरा कोस्टल इलाके में ट्रेड चलते थे। तो समुद्रगुप्त ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरा ताम्रलिपि को अपने अंडर में किया, अर्थात बंग मतलब बंगाल। जनगणमन में सुनते होंगे बंग शब्द। प्राचीन काल में बंगाल को बंग बोला जाता था। तो बंग में ताम्रलिपि था, इसी को इसने अपने अंडर किया और एक तरफा आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करते हुए उत्तर भारत का एक मजबूत साम्राज्य का नींव डाला, वो था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को कुछ समझते हैं फैक्ट इसके बारे में। देखिए समुद्रगुप्त जो था इसे कविराज बोला जाता था। एक तो आप देख रहे हैं भारत के नेपोलियन बोला जाता था, दूसरा कविराज बोला जाता था। इसमें सिर्फ सैन्य गुण ही नहीं थे, समुद्रगुप्त में सैन्य गुण के साथ साथ बहुत कलाकार भी था। और एक बीड़ा बजाते हुए इसे दिखाया गया है, तो बीड़ा बजाता था। अगर पूछता है बीड़ा बजाते हुए किस शासक की मुद्रा मिली है या मूर्ति मिली है, आप बोलेंगे बीड़ा बजाते हुए जो मुद्रा मिली है, मूर्ति मिली है, वह है समुद्रगुप्त का। पुनः समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि प्राप्त की थी।
तो काफी सारी उपाधि दिखाई दे रहे हैं समुद्रगुप्त के। अभियान में इसका क्या था? आर्वत अभियान, दक्षिणावर्त अभियान, कबीलाई प्रांतों पे अटैक, फिर कविराज की उपाधि, वीणा बजाते हुए उपाधि या वीणा वादन करते हुए इसकी जो चित्रांकन है मुद्रा में अश्वमेधकर्ता की उपाधि प्राप्त किया किसने? समुद्रगुप्त ने। अब नेक्स्ट में जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पिता का ही सैन्य गुण और इकोनॉमिक्स गुण, कूटनीतिक गुण विरासत में प्राप्त हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। लेकिन नेक्स्ट है जो शासक हमारे सामने समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, जिसने गुप्त साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया, वह था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसने पिता से ही सैन्य गुण और राजनीतिक गुण, कूटनीति, डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, विरासत में प्राप्त किया था। जिस तरीके से पिता महान थे इसके, चंद्रगुप्त द्वितीय भी महान शासक हुआ और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, इसका साम्राज्य अब कहां तक बढ़ चुका था? बोलेंगे उत्तर में। उत्तर में आप जाएंगे कांधार तक। कांधार कहां पे है? अफगानिस्तान। और विस्तार किया उत्तर में गांधार तक, अफगानिस्तान तक इसका सीमा था। हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच चुका था। पश्चिम में बोलेंगे काठियावाड़ा। काठियावाड़ा था गुजरात तक, दक्षिण में महाराष्ट्र तक और इस साइड बंगाल तक। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगह इसने भी आक्रमण किए और विस्तार किया गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहां तक हुआ? तो बोलेंगे बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक। बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक। अब जब अरब सागर में मतलब गुजरात तक इसने अपना विजयी अभियान किया, तो काफी सारे जो बंदरगाह थे गुजरात और महाराष्ट्र में उसको अपने अंडर किया। जैसे भड़ोच, सोपारा महाराष्ट्र में है, तो भड़ोच सोपारा जैसे बंदरगाह जिससे ट्रेड होते थे यूरोप कंट्री के साथ, बोलेंगे भड़ोच और बंदरगाह। ये पश्चिम बेल्ट में एक बंदरगाह है। करंट में भड़ोच आपको मिलेगा गुजरात में, सोपारा मिलेगा महाराष्ट्र में। तो प्राचीन काल के बंदरगाह थे। बंगाल में इससे पहले आपने देखा ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो प्राचीन काल में प्रमुख बंदरगाह थे जिनके जरिए भारत का व्यापार होता था यूरोप के साथ। यूरोप में उस समय कौन सा साम्राज्य हुआ करता था? रोमन साम्राज्य के साथ। तो रोमन साम्राज्य के साथ ट्रेड होता था। तो व्यापार के जरिए काफी आर्थिक विकास हुआ। और क्या बोलना है फिर समुद्रगुप्त के बारे में? तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, इसने भी वैवाहिक संबंध किया। वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने राज्य में शांति स्थापना किया और विस्तार किया। इसने वैवाहिक संबंध वाक्टकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और नाग वंशों के साथ। ये दोनों शक्तिशाली वंश है, वाक्टक और नाग। तो वैवाहिक संबंध में क्या था? वाक्टकों के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो बोलेंगे जो वाक्टक शासक हुआ था रुद्र सिंह, अपनी पुत्री प्रभावती का शादी किया, विवाह किया। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी प्रभावती, तो रुद्र सिंह से विवाह किया। ये वाक्टक शासक थे। इधर नाग वंश में खुद विवाह किया था इसने, कुबेर नाग इसकी पत्नी थी। अब उस समय भारत की यही 3 शासक जो थे, यह राजवंश मजबूत स्थिति में थे। इस तरीके से संपूर्ण भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय की स्थिति मजबूत हुई और इसके राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही। एक तो वाक्टकों के साथ, नागों के साथ जो था संबंध बनाने के कारण। अब यहाँ पे देखिए ये उपाधि क्या है विक्रमादित्य की। कभी कभी इसमें पूछता है क्यों विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया।
तो बोलेंगे विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने का कारण था शकों को पराजित करना। उस समय गुजरात, जो भारत का गुजरात वाला इलाका है, ये इस पे शकों का शासन था। तो शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय है ये, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बुरी तरीके से पराजित किया था। और क्या था, इसी उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य, इसका उल्लेख किसने किया है, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख है। प्लस ऐसा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त, देखिए देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का एक नाटक है। विशाख दत्त बहुत बड़े जो साहित्यकार थे, नाटककार थे, उन्होंने मुद्रा राक्षस भी लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। तो देवी चंद्रगुप्तम में बताया है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। अर्थात जो समुद्रगुप्त था उसका उत्तराधिकारी रामगुप्त होना चाहिए था, तब जाके चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। कारण ये था कि जो रामगुप्त थे वो शकों से बुरी तरीके से पराजित हो गए, और जो अपनी अर्धांगिनी थी वो शक राजा को सौंपने के लिए मजबूर हो चुके थे। तो शकों ने इन्हें मजबूर किया था, और यही जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इस कारण से शकों को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों का पूरी तरीके से विनाश कर दिया। इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समय में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे, लेकिन फिलहाल उन विद्वानों को हम बाद में देखेंगे। इसमें एक नाम आता है फाहियान का। इनके दरबार में विद्वान रहते थे, भारतीय विद्वान, उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल एक शब्द है, चीनी विद्वान है ये, और बौद्ध यात्री फाहियान, इसके बारे में आप समझ लीजिए। जो फाहियान है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, है कौन, बोलेंगे चीनी बौद्ध भिक्षु। चीनी बौद्ध भिक्षु था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। क्यों आया था, भारत के अंदर में कभी कभी कारण पूछता है ये क्या करने आया था, तो बोलेंगे बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करने। तो बौद्ध पांडुलिपि को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए अपनी यात्रा इसने चीन से प्रारंभ की। चीन से जो खोतान दर्रा, इसको पार किया, पुनः हिंदू कुश पार किया। हिंदू कुश पर्वत से होते हुए इसने, बोलेंगे पेशावर से होते हुए पंजाब प्रांत, और अंत में पाटलिपुत्र पहुंचता है। एक लंबा यात्रा किया था, अर्थात चीन से चल रहा है, जो भारत के उत्तर में है, तो चीन से चलता हुआ अफगानिस्तान, अर्थात सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम भारत से पाटलिपुत्र पहुंचा था। पाटलिपुत्र में 2 साल रहा था फाहियान, क्या बोलेंगे 2 साल पाटलिपुत्र में रहा, पुनः 1 साल ताम्रलिपि में रहा, और फिर इसके साथ ही वो दक्षिण भारत भी गया, कई राजवंश राजाओं के दरबार में था दक्षिण भारत में, और अंत में श्रीलंका जावा होते हुए चीन गया। तो फाहियान ने काफी सारा डेटा इकट्ठा किया था, साक्ष्य उपस्थित किया भारतीय इतिहासकारों के सामने, उसका विवरण जो है मिलता है, और जगह जगह पे फाहियान का उल्लेख है। देखिए उस समय क्या था, जो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, तो बौद्ध धर्म का सेंटर भारत हुआ करता था। वो अधिक आकर्षित होते थे, बौद्ध धर्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते थे, जानकारी प्राप्त करना चाहते थे चीनी विद्वान। ऐसे बहुत सारे चीनी विद्वान भारत के अंदर आए। तो पहला स्टार्ट हुआ ये आपका फाहियान से, इसके बाद हैंसोंग आप पढ़ेंगे बाद में, हर्षवर्धन काल में, फिर इसिंग पढ़ेंगे। तो फाहियान का एक रास्ता ऐसे है, सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया के अंदर गया, श्रीलंका। अगर कभी मैप देता है, पूछता है कौन सा है, तो आपको बताना है ये फाहियान का रास्ता है। इसी तरीके से आपको एक और मैप दे सकता है कि समुद्रगुप्त का अटैक वाला। अब बात करते हैं हम कुमारगुप्त की, जो इसका उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। कुमारगुप्त कौन है, बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी है, पुत्र है, सत्ता पे बैठा। कुमारगुप्त ने
नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। तो आज जो नालंदा यूनिवर्सिटी वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी है, प्राचीन काल में भी एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? यही शासक है, कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध एजुकेशन का सेंटर था, अनुसंधान का केंद्र था। बहुत सारे बौद्ध विद्वान रहते थे, पढ़ते थे, और आवास यूनिवर्सिटी था। तो मतलब हॉस्टल रहते थे। आज भी इसके अवशेष खंडर मिलते हैं। इसको रिवाइटल किया गया, दोबारा से बनाया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दिया गया। तो स्थापक कौन है? बोलेंगे कुमारगुप्त। उत्तराधिकारी 50 साल तक का इसका शांति वाला शासन काल है। ऑलमोस्ट 50 ईयर तक इसने शासन किया, लेकिन शांति वाला काल है, कुछ विशेष घटना नहीं घटी। तो 50 साल शांति का काल था। हालांकि अंतिम समय पे हूणों का अटैक प्रारंभ हुआ था, अंतिम समय में। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जो लास्ट शासक है वह है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त जो था ये सबसे महत्वपूर्ण अंतिम शासक हुआ था। ऐसा नहीं है कि गुप्त राजवंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश में जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक है, इसके बाद साम्राज्य का पतन होने लगता है स्कंदगुप्त के बाद। तो स्कंदगुप्त ये महत्वपूर्ण शासक है। इसके बाद से ही डाउन फ्लो होने लगता है गुप्त एम्पायर, ठीक है। स्कंदगुप्त, इसके समय में हूण अटैक स्टार्ट हुए थे। मेन यहाँ पे हूणों के सहयोगियों ने अटैक किया था कुमारगुप्त के ऊपर, न कि हूण। तो बोलेंगे हूण के सहयोगियों ने अटैक किया। मेन हूणों का अटैक था स्कंदगुप्त। अब हूण में भी हमको देखना होगा, बहुत सारे शासक है, जिसमें मिहिर कुल है, तोरमाण जैसे शासक थे, उनको ही पढ़ना होता है। तो हूणों का अलग से आपको पढ़ना है। फिलहाल आपको याद रखना है, हूण विदेशी थे, विदेशी आक्रमण हो रहा था स्कंदगुप्त के समय। ऐसा लगा कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाएगा, लेकिन यथास्थिति को इसने संभाल लिया। स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरीके से पराजित किया, ऐसा बुरी तरीके से पराजित किया कि 50 साल तक ये उठ नहीं पाए, 50 साल तक शांत रहे और अपने जो साम्राज्य को यथास्थिति में बनाए रखा था। लेकिन लगातार हूण अटैक के कारण धीरे धीरे पतन भी हो रहा था, आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, व्यापार में बाधा आ रहे थे। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख है, देखिए ध्यान से, जूनागढ़ अभिलेख वह स्कंदगुप्त का अभिलेख मिलता है। तो इस अभिलेख में बताया जाता है कि कुछ मौर्य शासक है, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जूनागढ़ अभिलेख में। ये कहाँ पे है जूनागढ़? तो बोलेंगे गुजरात में है जूनागढ़। गुजरात में गिरनार की पहाड़ी है, वहाँ पे एक प्राचीन काल में झील था। पहले वाली वीडियो देखिए, पूरा आपको डिटेल से मिलेगा। तो झीलों का पुनः उत्थान किया था। झीलों का क्या किया था? जूनागढ़ में जो झील थी, झील का पुनः उत्थान किया था, पुनरुत्थान। तो झीलों का झीलों का पुनः उत्थान किया है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, जो स्कंदगुप्त है इसने हूण को पराजित किया था। हूण को पराजित करने के कारण विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अर्थात 2 गुप्त शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, दूसरा स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त ने क्यों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? क्योंकि इसने हूणों को बुरी तरीके से पराजित किया था। ऐसा पराजित किया कि 50 साल तक हूण बिल्कुल कमजोर निस्सहाय पड़े हुए थे। और झीलों का पुनः उत्थान किया था, जूनागढ़ अभिलेख है। एक अन्य अभिलेख जो छूट गया बाय मिस्टेक, वह है समुद्रगुप्त का। ये समुद्रगुप्त, इसका एक राज दरबार में कवि होता था, वह है हरिसेन। क्या बोलेंगे? हरिसेन। इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त के काल में। इसने पर्याग प्रशस्ति लिखा है, अर्थात जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख मिलेगा आपको। पहले तो 2 लाइन समझ लीजिए, पर्याग प्रशस्ति। एक शब्द है पर्याग प्रशस्ति, किसका है? हरिसेन द्वारा लिखित है। एक है इलाहाबाद अभिलेख। तो इलाहाबाद जो अभिलेख है यही पर्याग प्रशस्ति कहलाता है। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को बताया गया है। जो समुद्रगुप्त का आर्वत अभियान, दक्षिणावर्त अभियान है, अन्य कबीलाई राज्यों पे जो शासन था, इस सब बताया गया है। किसके द्वारा? बोलेंगे हरिसेन के द्वारा
तो इलाहाबाद अभिलेख में, इस इलाहाबाद अभिलेख में बाद के जो राजा थे इन्होंने अभिलेख उत्खनन कराया था, अर्थात बहुत सारे शासकों का इस इलाहाबाद अभिलेख में वर्णन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई कई पूछता है प्रयाग प्रशस्ति किसका है या किस गुप्त शासक का इलाहाबाद अभिलेख है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। तो बोलेंगे हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और समुद्रगुप्त का राजकवि था। बाकी स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे शासन कमजोर होने लगा और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। कुल मिला के 230 साल तक का शासन था। ये इंपॉर्टेंट राजवंश हुए टोटल मिला के शासक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए टू डू आइस के साथ।